हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एडिटोरियल्स के बारे में। आपको पता है हम 3 से 4 एडिटोरियल्स कंप्लीट करते हैं वीकली, जो कि एक वीडियो में होते हैं। तो अराउंड 8 एडिटोरियल्स हम कंप्लीट करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस के होते हैं। तो वैसे ही आज भी हमने 3 टॉपिक्स उठा के रखे हैं। एक कैंसर के ऊपर कोई रिपोर्ट्स आई हैं, डाटा आ रखा है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखेंगे। सेकंड, केरला जो है उसकी जो बोरोइंग लिमिट है वो एक्सीड कर चुकी है, तो सेंटर ने उनको डिनाई कर दिया है कि आपको और ज़्यादा बोरोइंग नहीं करने दी जाएंगी। ठीक है, यानी कि आप और पैसा उधार नहीं ले सकते। इसके अलावा एक और टॉपिक आ रखा है जिसके बारे में आपने आई जस्ट होप पढ़ा होगा, दैट इज़ द लेटरल एंट्रीज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। लेटरल एंट्रीज, ठीक है, लेटरल एंट्रीज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स का मतलब है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम ना देके किसी और तरीके से डिपार्टमेंट के अंदर या फिर गवर्नमेंट के साथ काम करना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन। तो एक डाटा शेयर करा गया बाय हेल्थ ऑफ नेशनल रिपोर्ट बाय अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल एक रिपोर्ट रिलीज़ करता है, हेल्थ ऑफ नेशन रिपोर्ट, जिसमें बोला गया जो इंडिया है दैट इज़ गोइंग टू बी इमर्जिंग एज कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जीएस पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले राइज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इन इंडिया। 2 तरह की डिजीज़ होती हैं, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज़, दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर बात करें तो ये वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकती हैं। कैसे इन्फेक्ट कर सकती हैं? डायरेक्टली भी कर सकती हैं, इनडायरेक्टली भी कर सकती हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगी? जैसे मान लो ये कोई पेशेंट है, इसने छींक मार दी, स्नीज कर दिया, ठीक है, इसके आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो तो उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर दिया इसने जबकि ये पर्सन इन्फेक्टेड था, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, ये बीमारी पास ऑन हो सकती है। वहीं पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर बात करें तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इम्पैक्ट नहीं करती है। बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ आ जाती हैं, कुछ एक नहीं भी आती, बट येस उनको भी इंक्लूड करा जाता है, और कैंसर भी इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं हो सकता। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर बताया गया है कि इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है। तो ये बोला गया है कि ये जो केसेस हैं एनसीडी के, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं और ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि देखो, जब नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज़ करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो इकॉनमी होगी वो भी कहीं ना कहीं हिट होगी। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स को कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल एड तो देनी पड़ेगी। मेडिसिन दे रहे हैं तो मेडिसिन के ऊपर हैवी डिस्काउंट्स भी तो देने पड़ेंगे। सो ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आप देखोगे कैंसर आ गया, डायबिटीज़ आ जाती है, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ये सारे आ जाते हैं। कैंसर के बारे में बात करें तो कैंसर होता क्या है? देखो, फर्स्ट पिक्चर में आपको सिर्फ नॉर्मल सेल दिखेगा। कई बार इन नॉर्मल सेल्स के अंदर जो सेल होती है उसके अंदर आप देखोगे जीन्स के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, और जहाँ पे इस सेल को और मल्टीप्लाई नहीं करना था ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता जाता है। अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, पहले डबलिंग होगी यानी कि नंबर डबल हो जाएंगे, एंड फाइनली मैलिग्नेंट कैंसर फॉर्म हो जाता है। यानी कि ऐसी स्टेज पे कैंसर पहुँच जाता है जो कि अब एक जगह से दूसरी जगह पे फैल सकता है। ठीक है, यहाँ पे ट्यूमर की बात नहीं करी गई, यहाँ पे सिर्फ कैंसर की बात करी गई। तो ये वो डिज़ीज़ होती है जिसमें बॉडी के जो सेल होते हैं वो अनकंट्रोलेबली ग्रो कर जाते हैं और दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी स्प्रेड कर जाते हैं। तो जो कैंसर होता है वो तब स्टार्ट होता है जब कोई जीन या फिर सेवरल जीन म्यूटेट करते हैं और कैंसरस सेल्स बना देते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये क्लस्टर की फॉर्म में भी बन सकते हैं, ट्यूमर्स की फॉर्म में भी बन सकते हैं। ट्यूमर 2 तरह का हो सकता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर छोटा ट्यूमर होता है, एक ही बॉडी पार्ट पे रहेगा। फॉर एग्जांपल किसी के आर्म पे कोई ट्यूमर बन गया तो वो वहीं पे रहेगा, किसी के सर में ट्यूमर बन गया तो वो वहीं तक रहेगा। जो बाकी ट्यूमर्स होते हैं एक्सेप्ट हेड, उनको रिमूव किया जा सकता है, जबकि हेड में अगर अंदर वाले पार्ट में आप देखोगे ट्यूमर हो जाता है तो फिर वो चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है। फिर आती हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या करते हैं, वो पहले एक ऑर्गन को इम्पैक्ट करेंगे और फाइनली जो बाकी के उसके बॉडी के अंदर आसपास के ऑर्गन्स होंगे उनको भी इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से कैंसर स्प्रेड करता है। अब बोला क्या स्टेटस है कैंसर का, प्रेवलेंस इन इंडिया। तो जो नॉन कम्युनिकेबल रिलेटेड डिजीज़ हैं 63% जो डेथ्स हो रही हैं इंडिया के अंदर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या आती है कैंसर की, तो बाय 2030 ये बोला जा रहा है कि इस डिज़ीज़ की वजह से इंडिया को 3.55 ट्रिलियन का लॉस देखने को मिल सकता है। मीडियम एज फॉर कैंसर डायग्नोसिस इन इंडिया, ये बोला जा रहा है कि जो कैंसर की एज है
उसमें आप देखोगे लोअर है इफ़ कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़, तो ये कंपैरिजन दिया गया है। और कैंसर स्क्रीनिंग रेट्स बहुत कम है इंडिया के अंदर। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर अगर देखें तो जो कैंसर स्क्रीनिंग है, यानी कि कैंसर के सिम्टम्स, कुछ सिम्टम आए किसी इंसान को, चेकिंग करवाई तो कैंसर निकला, तो ये सिम्टम जो हैं ये बहुत कम रेट पे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट कैंसर की अगर स्क्रीनिंग देखी जाए इंडिया के अंदर तो इट इज़ अराउंड 1.9%, जबकि यूएस के अंदर 82% मिलेगा, 70% यूके में मिल जाएगा, चाइना के अंदर 23% मिलेगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ वेस्टर्न डाटा इन इंडिया, अब ये जो रिपोर्ट है ना इसमें ये भी हाईलाइट करा गया कि जो प्रोस्टेट से स्पेसिफिक एंटीजन होता है ये कहाँ पे मिलता है, ये सिर्फ मेल्स की बॉडी में मिलता है। मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है एक ग्लैंड जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसा वॉलनट होता है ना अखरोट, उसकी तरह ये देखने को मिलता है। तो ब्लड टेस्ट के थ्रू इसको चेक करा जाता है। तो जो इंडियन मैन हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द करंट स्टैंडर्ड सजेस्टिंग द नीड फॉर द लोकल डाटा। तो वेस्टर्न डाटा देख के इंडिया ने ये सजेस्ट करा कि जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है मेल्स के अंदर वो काफ़ी डिफरेंट है अगर आप बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करोगे। उसके अलावा बोला गया कि जो कोलोन कैंसर है वो भी बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है। तो जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हो ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एक पार्ट होता है दैट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसी में कोलोन आ जाता है, और ये जो कोलोन है ना बोला गया कि इसके जो कैंसर के केसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं स्पेशली इन यंग पॉपुलेशन। 30% जो कोलोन कैंसर के पेशेंट हैं वो लेस देन 50 ईयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। क्यों हो रहा है प्रोस्टेट कैंसर इंक्रीज़, तो ये बोला गया कि क्यों इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करा गया है। अकॉर्डिंग टू लैंसेट कमीशन पेपर जो प्रोस्टेट कैंसर है अराउंड 3% ऑफ ऑल कैंसर्स इन इंडिया वो प्रोस्टेट कैंसर ही है, और एस्टिमेशन पे देखा गया कि 33,000 टू 42,000 के आसपास केसेस एनुअली डायग्नोस होते हैं। क्यों ये कैंसर के केसेस इंडिया के अंदर राइज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल यूज़। स्मोकिंग और अल्कोहल यूज़, हाई बॉडी मास इंडेक्स, और आप बाकी चीज़ें देखोगे तो दैट इज़ अदर नॉन रिस्क फैक्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 37% ऑफ कैंसर डेथ्स इन इंडिया 2019 के अकॉर्डिंग, लैंसेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ओबेसिटी, जो जंक फूड है उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो रखी है इंस्टेड ऑफ द हेल्दी फूड, तो अल्टीमेटली ओबेसिटी होगी, खाने का और मन करेगा और मोटापा अलग से गिफ्ट में मिलेगा, तो इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल, ये भी कोलोन वाला कैंसर आ गया, रेक्टम भी इसमें आ जाएगी, पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया, किडनी कैंसर, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। अनहेल्दी डाइट और ओबेसिटी को आप इकट्ठे लिख सकते हो बिकॉज कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो अनहेल्दी फूड जो होता है दैट इज़ हाई इन फैट और फाइबर उसमें कम होता है, जिसकी वजह से कैंसर के जो चांसेस हैं स्पेशली बॉवेल हो गया, लंग्स हो गया, प्रोस्टेट, यूटेराइन कैंसर, इनके बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्ट्रेस की बात करें, क्रोनिक स्ट्रेस, इसकी वजह से भी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, अल्टीमेटली कैंसर के रिस्क बने रहते हैं। पुअर ओरल हाइजीन, जो इन्फ्लेमेशन होती है, कुछ दर्दें होती हैं मुंह में शुरू हो जाती हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं और असोर लगा लेते हैं, तो बोला गया है कि अगर पुअर ओरल हाइजीन हो तो उससे भी क्या होता है, ओरल कैंसर्स के जो रिस्क हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। ऑक्यूपेशन एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर, इसमें बोला गया कि अगर कोई पर्सन है वो ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे केमिकल्स और टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में उसको रहना पड़ रहा है, तो उस केस में आप देखोगे जैसे कि एस्बेस्टोस, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आप देखते हो उसका रोल रहता है, बेंजीन केमिकल इंडस्ट्रीज़, कई जगह पे जो बाई प्रोडक्ट है वो रेडोन गैस निकल के आती है, तो इसकी वजह से भी कई बार देखने को मिला कि कैंसर के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। इन्फेक्शन, बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सिर्फ फीमेल्स में ज़्यादातर देखा जाएगा और सर्वाइकल कैंसर ये कॉज करता है। हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस, ये आपके इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर उसको इम्पैक्ट करता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, दे आर ऑल्सो लिंक टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ द स्पेसिफिक कैंसर्स। अदर्स क्या आते हैं तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, तो उन सबसे कैंसर के जो चांसेस है दे हैव बीन इंक्रीज्ड। अर्ली अवेयरनेस एंड डिटेक्शन की ज़रूरत है। लैक ऑफ सिम्टम, अब जो कैंसर होता है जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, स्टार्टिंग में इसका कोई भी पता नहीं चलता कि ये कैंसर बनना शुरू हो गया है, जब ये एडवांस स्टेज में आता है ना तब जाके सिम्टम आते हैं। सिम्टम में क्या क्या आएगा, जैसे कि बैक पेन शुरू हो जाएगी, बैक पेन के अलावा जब यूरिनेशन करता है इंसान, यूरिन पास आउट करता है, वॉशरूम जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड देखने को मिलता है। इवन एट द टाइम ऑफ एजैक्यूलेशन, यानी कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है पर्सन तो इजैक्यूलेशन जो होगा दैट वुड बी अगेन कंटेनिंग ब्लड, तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं पर एडवांस स्टेज में।
रेगुलर स्क्रीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ऐसी स्कीम्स लाई जाएं जिसके तहत ये बोला जाए कि जो मेल्स हैं उनको भी रेगुलरली चेक करवाना पड़ेगा कि कहीं ये प्रोस्टेट ग्लैंड के कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, स्पेशली दोज अबव 60 ईयर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है। उसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया फेस कर रहा है रिलेटेड टू द कैंसर केयर इन इंडिया? सबसे पहले एक्सेस टू रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ही इनएडिक्वेट मिलती हैं इंडिया के अंदर। जो ज़्यादातर हैं उनमें से वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं? दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज़। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है कि 1 मेगावाट रेडियोथेरेपी यूनिट रिक्वायर्ड होती है पर मिलियन पीपल पे, यानी कि 1 मिलियन पीपल पे कितनी रेडियोथेरेपी इंक्लूडेड होती है? 1 मेगावाट तक। दूसरा बोलता है शॉर्टेज ऑफ ओपियाइड यूज़ फॉर पेन रिलीफ। देखो जब सर्जरीज होती है ना तो बहुत ज़्यादा पेन होती है इंसान को, तो एकदम से फटाफट से उनको क्या इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं? जैसे मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दिया। 97% केसेस में तो मॉर्फिन का ही लगाया जाता है। 1985 में लेजिस्लेशन टू रेगुलेट द नार्कोटिक यूसेज मिसयूज एंड ट्रैफिकिंग डिक्रीज द मेडिकल यूज़ ऑफ मॉर्फिन। बट 1985 में जस्ट बिकॉज ये ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑल ये केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे थे तो मॉर्फिन पे भी बैन लगा दिया गया। अनटिल और अनलेस बहुत ज़्यादा पेनफुल कोई प्रोसीजर नहीं है वहाँ पे अभी भी यूज़ करते हैं। फेंटानाइल को भी यूज़ किया जाता है एज अ पेन किलर। लैक ऑफ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। हेल्थ केयर फैसिलिटी ही नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं मिलते, ट्रेंड पर्सोनल नहीं मिलते, ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो मतलब एक ओवरऑल अगर आप देखोगे ब्रॉड कैंसर केयर की जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिल जाती है। अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है। कीमोथेरेपी किसी पर्सन की चलानी है तो कॉस्टिंग ही बहुत ज़्यादा आ जाती है। आम इंसान तो उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाता, तो फाइनेंशियल बर्डन उनको फेस करना पड़ता है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कैंसर को डील कर रहा हो, ठीक है, कैंसर के बारे में स्टडी करके आया हो। और जो जीन्स जो कैंसर कॉज करते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोजीन। इट अफेक्ट द डिलीवरी ऑफ कैंसर केयर एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू डिस्पैरिटीज़ इन एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। उसके अलावा सोशल स्टिग्मा अलग से लग जाता है कि इस पर्सन को कैंसर हो रखा है, इससे दूर रहो। सो आइसोलेशन और डिस्क्रिमिनेशन फील होती है, नॉट इवन द पेशेंट ओनली बट जो उस पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अब क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन इन इंडिया? जैसे कि नंबर 1 कार टी थेरेपी, बहुत रिसेंट कार टी सेल थेरेपी है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। तो इसमें क्या करा जाता है, जो इम्यून सेल्स होते हैं, लिम्फेटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि टी सेल होता है, बी सेल होता है, ठीक है, टी सेल्स को बाहर लिया जाता है, बॉडी के बाहर निकाला जाता है और डबलिंग कर दी जाती है, उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि उसको फिर जो पेशेंट है उसके अंदर डाल दिया जाए और उसको अल्टीमेटली इम्यूनिटी मिल सके। तो आईआईटी बॉम्बे ने इसको बनाया है। उसके अलावा वर्ल्ड के मोस्ट अफोर्डेबल कार टी सेल थेरेपी जो है वो इंडिया में ही मिलेगी अब आपको। फर्स्ट कैंसर केयर इनिशिएटिव, इसको 2022 में लाया गया था। इसमें क्या किया जाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करा जाता है ताकि जो कैंसर प्रिवेंशन है और ट्रीटमेंट है उसके ऊपर फोकस करा जा सके और जो क्वालिटी है, टाइमलाइन है, प्रिसीजन है एंड फेयरनेस है उसको एस्टेब्लिश करा जा सके। टर्शरी केयर कैंसर सेंटर्स स्कीम, ये इसका क्या मेन एम है, तो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट सेटअप करें एंड टर्शरी केयर कैंसर सेंटर्स थ्रू आउट द कंट्री बनाए जाएं ताकि जो कैंसर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। देन आता है प्रो हेल्थ स्कोर, ये डिजिटल हेल्थ रिस्क असेसमेंट टूल है जिसमें क्या किया जाता है, इंडिविजुअल के हेल्थ को असेस किया जाता है और इवैल्यूएट करा जाता है डिफरेंट फैक्टर को, जैसे कि उनकी फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, करंट सिम्टम्स एंड ऑल। और क्या क्या इनिशिएटिव आपको मिलेंगे, तो जैसे कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक्स, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, स्टेट इलनेस असिस्टेंस फंड, हेल्थ मिनिस्टर्स केयर पेशेंट फंड, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ गवर्नमेंट को, कुछ प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी आगे आएँ और इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करें। कोलैबोरेशन करना पड़ेगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ, जैसे कि आपको पता है फार्मेसी की शॉप पे कितनी ज़्यादा महंगी दवाइयाँ मिलती हैं। सो थोड़ा सा फार्मेसी वालों के साथ भी कोलैबोरेशन बना के रखना पड़ेगा सो दैट जो कॉस्टिंग है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सके। पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, तो पेशेंट को भी एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया जाए कि कैसे इन डिजीज़ से दूर रहा जा सकता है। स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, और कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाए जाएं जिसमें देखा जाएगा कि कैसे कैंसर को हम पब्लिकली अवेयर कर सकते हैं, तो डिफरेंट कैंपेन्स चलाई जाती हैं।
दूसरा आर्टिकल आज का देखेंगे हम अबाउट द नीति आयोग ने अपनी 3 ईयर एक्शन एजेंडा के अंदर और सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन गवर्नेंस के अंदर इन इट्स रिपोर्ट सबमिट करी फैब 2017 में, जिसमें उन्होंने लेटरल एंट्रेंट्स का मेंशन करा था। अब ये लेटरल एंट्री होती क्या है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल रिक्रूटिंग प्रोसेस होती है, ब्यूरोक्रेट्स को नॉर्मली जैसे रिक्रूट किया जाता है थ्रू यूपीएससी, अगर आईएएस का एग्जाम्पल लें तो उससे ना लेके क्या करेंगे, लेटरली लेंगे, यानी कि साइड से लेंगे। साइड से कौन होंगे, वो प्राइवेट सेक्टर वाले हो सकते हैं, ठीक है, जिनके बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, बिजनेस हैं, तो उनको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, ताकि जो जिन सेक्टर्स में आप देखोगे कि कमी है कि जैसे मान लो कोई जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, वहाँ पे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को लाया जाएगा जो कि उसी फील्ड में काम कर रहे थे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए, तो उनको रिक्रूट करा जाएगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 6 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और दूसरी बात, इकॉनमी के एग्जांपल से अगर देखें तो किसी को इकॉनमी की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, तो उसको भी लाया जाएगा थ्रू द लेटरल एंट्री। प्रॉपर एक एप्लीकेशन बनाई जाती है थ्रू द गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री उस गवर्नमेंट को पब्लिश करती है, एप्लीकेशन को पब्लिश करती है, और जो भी उसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर उनको गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि जो अंबर दुबे थे, इन्होंने लेटरल एंट्रेंट की तरह ज्वाइन करा था 2019 सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये एक एग्जाम्पल आता है। ऑल्दो अंबर दुबे आपको पता होगा पहले आईएएस ऑफिसर थे, बाद में इन्होंने लेफ्ट करा, अपना बिजनेस चलाया और फाइनली 2019 में एज अ सेक्रेटरी इन्होंने काम करा था सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में। प्रोसेस क्या रहती है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग है वो रिक्वेस्ट करते हैं यूपीएससी को कि वो रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन एक पब्लिश करें, जिससे इंडियन नेशनल के जो भी लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में वो गवर्नमेंट के साथ ज्वाइन करके एट सीनियर लेवल और मिडिल लेवल पोजीशन इन डिफरेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर काम करें। फिर कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल्स दी जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी मेंशन करी जाती है और एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करी जाती है बाय गवर्नमेंट। इसका मेन एम क्या है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनकी स्पेशल स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं और एक्सपीरियंस है स्पेसिफिक डोमेन्स में, इन ऑर्डर टू ज्वाइन द ब्यूरोक्रेसी एट हाई लेवल। इससे क्या होगा, जो बाय ब्रिंगिंग इन प्रोफेशनल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, तो इसकी वजह से फ्रेश पर्सपेक्टिव देखने को मिल सकता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके, और इनोवेटिव आइडियाज़ मिल सकते हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ मिल सकती है इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आइडिया कहाँ से आता है लेटरल एंट्री का, तो पहले एक 6 सेंट्रल पे कमीशन आता है जिसने रेकमेंड करा था लेटरल एंट्री को एट हायर रैंक, यानी कि हाई रैंक या फिर मिडल पोजीशन के ऊपर गवर्नमेंट को कुछ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको रिक्रूट करना चाहिए ताकि बेस्ट पॉसिबल टैलेंट मिल सके गवर्नमेंट के काम में, ठीक है, विद परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। एक और जो लेटरल एंट्री का आइडिया आता है वो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस आता है, उसके थ्रू आता है। उन्होंने बोला था कि अगर लेटरल एंट्री हम इंक्लूड करते हैं तो वो फिर ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रहना चाहिए। जो बॉन्ड है गवर्नमेंट के बीच में या फिर वी कैन से जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे और ये जो लेटरल एंट्री के थ्रू ब्यूरोक्रेट्स आए होंगे, इनके बीच में एक कोलैबोरेशन रहे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। उसके बाद सुरेंद्र नाथ कमेटी बैठती है, होटा कमेटी बैठती है। इन्होंने भी 2003 के अंदर लेटरल एंट्री का जो आइडिया था उसको सपोर्ट किया था। ज़रूरत क्या है, तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्टील फ्रेम प्रोवाइड करने की। ये बोला जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो एक स्टील की तरह एक्ट करती है। जैसे घर को बनाते हैं ना तो स्टील का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, एक इम्पॉर्टेंट पिलर की तरह वो रोल प्ले करता है। तो अब कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स का जो फोकस है वो यहाँ से डी फोकस हो चुका है। एक बार वो पेपर क्लियर कर लेते हैं उसके बाद उनका काम में उतना ज़्यादा फोकस नहीं है। सभी की बात नहीं है, कुछ एक करते हैं ऐसे। तो बोला गया उस स्टील फ्रेम को दोबारा से स्ट्रेंथन करने का टाइम आ चुका है, फ्लेक्सिबल बनाने का टाइम आ चुका है। सरदार पटेल ने भी बोला था कि जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो एक स्टील फ्रेम की तरह है इंडिया में। हाउएवर इनएफिशिएंसी और करप्शन जो है उसने इंडिया की ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म करके रख दिया है, करोड़ करके रख दिया है। तो हमें मोर एफिशिएंट और अकाउंटेबल होना है लोगों के आगे, तो इस वजह से लेटरल एंट्री लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट बैकग्राउंड से टैलेंट लाया जाए जो कि पर्टिकुलरली एनहांस कर सकते हैं एफिशिएंसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस और मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज लाई जाएं फ्रॉम अदर सेक्टर। इनोवेशन एंड रिफॉर्म्स, अब जो प्राइवेट सेक्टर में है उनका जो फोकस होता है वो किसी एक चीज़ के ऊपर होता है पर्टिकुलरली। फॉर एग्जांपल कोई स्टील इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है तो स्टील में ही काम कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक सेक्टर में इन्वॉल्व है तो वो इकोनॉमिक सेक्टर में ही काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं।
तो इससे क्या होगा, ये ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिल के क्या कर सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं और परफॉर्मेंसेस हैं उनको और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है यूपीएससी में हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, जीएस पेपर्स जिनको आप बोलते हो, एक ऑप्शनल पेपर होता है जिसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए, पर जीएस पेपर में हम देखते हैं कि उतना ही पढ़ते हैं जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है नंदन नीलकेनीज इनोवेटिव अप्रोच, जिसके थ्रू आधार जो है इट बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम। तो ये लेटरल एंट्री के थ्रू आए हुए थे, तो इनोवेशन और रिफॉर्म्स की है। स्पेशलाइज स्किल एंड एक्सपर्टीज़, तो यही चीज़ जो मैंने अभी बताई कि प्राइमरली एक ही जगह पे फोकस्ड होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व थे। वहीं पे आपको सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे वो मल्टी फैसिलिटेटेड मिलेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स उनको हैंडल करने पड़ते हैं, तो मे भी उतनी ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट है काम में ना देखने को मिले। ठीक है, तो इस वजह से बोला गया कि अगर हमें अपने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी को एनहांस करना है, फाइनेंसेस को इंक्रीज़ करना है, तो हमें कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज़ की कमी देखने को मिल रही है। तो उस एक्सपर्टीज़ को लेके आना है तो वी नीड टू इन्वॉल्व द लेटरल एंट्री ऑफ फर्दर स्टेक होल्डर्स। फॉर इंस्टेंस इकोनॉमिस्ट जैसे कि मनमोहन सिंह, विजय कालकर, बिमल जलन, देवर लेटरल इन नेचर, इनको भी लेटरली ही लाया गया था। बाद में ये पॉलिटिकली एंटर होते हैं, वो डिफरेंट सिनारियो है। नाउ शॉर्टेज ऑफ ब्यूरोक्रेट एट सेंटर, लेटरल एंट्री जो है दैट कैन फिल द टैलेंट गैप एट द अपर रैंक्स ऑफ आईएएस बाय रिक्रूटिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने मेंशन करा था 2023 से 24 के बीच में कि जो डिमांड है फॉर द ग्रांट रिपोर्ट दैट ओनली 442 आईएएस ऑफिसर्स आर वर्किंग विद द सेंटर अगेंस्ट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ कितने चाहिए, 1469 ऑफिसर्स। ठीक है, ब्रिज द गैप बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, आइडिया ऑफ लेटरल exits has made advances involving the reverse migration of all types of civil servant to the private sector for a limited period। उसके बाद एग्जाम्पल लिया गया है रेलवे मिनिस्ट्री, अश्विनी वैष्णव जो कि एक सिविल सर्वेंट हैं, दे टर्न्ड इनटू बिजनेसमैन टर्न्ड पॉलिटिशियन, टूक अप द सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग जनरल इलेक्ट्रिक एंड साइमंस आफ्टर ही क्विट द सिविल सर्विस। चैलेंजेस क्या क्या हैं, एक तो शॉर्ट टेन्योर है, 3 ईयर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे आ रहे हैं, तो मे बी जो बड़ी बड़ी एंटिटीज़ हैं वो नॉन इंटरेस्टेड फील करें कि क्यों ही इन्वॉल्व होना है गवर्नमेंट सिस्टम में। मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी, अब कई बार क्या हो जाता है वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स भी काम कर रहे होंगे जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम कहीं ना कहीं पास करके वो एंटर हुए हैं, पर वहीं पे एक इंटरव्यू की हेल्प से ये लोग यहाँ पे एंटर कर जा रहे हैं ऑन द सेम रैंक, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी जो है वो यहाँ पे डिसहार्म होती हुई देखने को मिलेंगी। इसके अलावा प्रिजर्विंग ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी वाइल ब्रिंगिंग इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स एंड इंडस्ट्री कैन बी चैलेंजिंग। देयर माइट बी अ कंसर्न अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लॉयल्टी एंड इम्पार्शियलिटी, स्पेशली इफ lateral recruits have had associated with the private companies on interest groups, may hamper the morale of permanent officer, तो उनका मोराल जो है वो हैम्पर हो सकता है। potential dilution of merit based recruitment, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम है जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स 3 फेजेस को पास करके आए हैं और यहाँ पे आप एक इंटरव्यू से लेके आ रहे हैं, मे बी वहाँ पे नेपोटिज्म देखने को मिल सकता है, फेवरेटिज्म देखने को मिल सकता है, ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकती है। आउटसाइडर सिंड्रोम, यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे बाहर से जब कोई काम करने को आएगा, ना सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही बुरा फील कर सकते हैं, वो फील बुरा करवा भी सकते हैं दूसरों को। ठीक है, पोटेंशियल डिसरप्शन, पावर डायनेमिक्स हायरार्की जो कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है काफ़ी होस्टाइल है टुवर्ड द लेटरल एंड दे आर ट्रीटेड एज अ आउटसाइडर। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर सीनियर पोजीशन, कम से कम 17 साल से लेके 45 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन एन एवरेज। सो और अगर सिमिलर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है यूज फॉर द लेटरल एंट्री, दे विल ज्वाइन बिकॉज इन द प्राइवेट सेक्टर दे राइज टू द टॉप प्रोफेशन एट द एज। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसका मिसयूज़ ना हो, ये चीज़ अश्योर हो जाए, बेनिफिट हो फ्रॉम द कंपटीशन। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो वहाँ पे ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं उनके बीच में और जो प्राइवेट एंटिटीज़ यहाँ पे लेटरल एंट्री की तरह आ रही हैं उनके बीच में एक बॉन्ड बना रहे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसीजर, ऐसे ना हो कोई सिफारिश की हेल्प से आ गया, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे चेक में रखनी पड़ेगी। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म अवॉइड करना पड़ेगा। यूके के अंदर एक एग्जांपल दिया गया है कि जो सिविल सर्विस है दैट इज़ फास्ट ट्रेन प्रोग्राम allows the direct recruitment into the civil service at various level based on the specialized skills and expertise। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी अथॉरिटी टू कंडक्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वेल डिफाइंड जॉब रिक्वायरमेंट्स।
इसके अलावा बोला गया है कि बेस्ट इंटरेस्ट में देखा गया है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो हैं दे नीड टू बी इम्प्लीमेंट विद मोर रिगर वाइल इन्फ्यूजिंग फ्रेश ब्लड इन आवर एडमिनिस्ट्रेशन टू अलाउ अस टू फास्टर ग्रोथ इन आवर अमृतकाल एंड अचीव आवर गोल ऑफ reaching 30 trillion in GDP by 2047 and becoming a developed nation. तीसरा जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट द बोरोइंग्स। तो केरला की जो बोरोइंग पावर्स हैं उनको डिक्रीज़ कर दिया है सेंटर ने कि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उधार ले रखे हैं, तो उस चीज़ पे बात करी जाती है। तो जो बोरोइंग पावर्स हैं स्टेट की वो आर्टिकल 293 में मेंशन है। स्टेट को राइट प्रोवाइड करे जाते हैं कि वो बोरो कर सकते हैं, ठीक है, कितना। इट गिव द स्टेट द एग्जीक्यूटिव पावर टू बोरो मनी विद इन द लिमिट दैट द स्टेट लेजिस्लेचर सेट। केरला के केस में नेट सेट करी गई है 10,000 करोड़, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल आता है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट लोन भी देता है, गारंटी भी देता है स्टेट को। और इफ़ अ स्टेट ऑलरेडी हैज़ लोन फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर को क्या देना पड़ता है? अपनी कंसेंट देनी पड़ती है बिफोर द स्टेट कैन बोरो मोर एंड द सेंटर कैन ऐड कंडीशन टू दैट परमिशन। सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है? बिकॉज केरला ने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट द यूनियन मिनिस्ट्री, तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि दे वांट टू एनालाइज दिस केस मोर। तो सेंटर ने रिड्यूस कर दी है केरला के ऊपर नेट बोरोइंग सीलिंग विद इन द सेट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, और ताकि जो इफ़ेक्टिव अमाउंट ऑफ मनी है केरला को वो इस फाइनेंशियल ईयर में लिमिट करी जा सके। साइटेशन ऑफ ओवर बोरोइंग। सेंटर आर्ग्यू करता है कि जो केरला है उन्होंने ऑलरेडी अपनी बोरोइंग एक्सीड कर दी है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के साथ अगर कंपेयर किया जाए, तो इससे वजह और इसके फर्दर रीजंस दिए हैं, जैसे कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कंप्लाइंस। इसमें बोला गया कि जो सेंटर का प्राइम आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि केरला ने वायलेशन करी है FRBM एक्ट की, जिसके तहत उन्होंने जो लोन है वो ज़्यादा लिए हैं इफ़ कंपेयर टू दियर सेट स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। एक्सेसिव डेट बर्डन्स हैं ऑलरेडी स्टेट के ऊपर, इससे इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। कंसर्न ओवर केरलाज फाइनेंशियल हेल्थ। सेंटर expressed concern about Kerala's increasing debt and fiscal deficit, और फाइनेंशियल स्ट्रेन आ सकता है स्टेट की इकोनॉमी, यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकती है। ऑफ बजट बोरोइंग प्रैक्टिसेस। तो केरला अक्यूज्ड है ऑलरेडी ऑफ बजट बोरोइंग की वजह से कि अगर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा लोन ले रही है तो प्राइवेट फिर उनको लोन नहीं मिल पाएगा, जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं। सेंटर में हैव कंसीडर्ड दीज प्रैक्टिस एज अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट द बोरोइंग लिमिट, एडिंग टू इट्स डिसीजन टू रिस्ट्रिक्ट द स्टेट बोरोइंग फर्दर। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आई वो आप देख सकते हो यहाँ पे। दे वांट टू प्रिवेंट द ऑफ बजट बोरोइंग, ठीक है, और ऑफ बजट बोरोइंग को वो पास नहीं करना देना चाहते। टू बोरोइंग सीलिंग्स। क्राउड आउट इफेक्ट, इसका मतलब है गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वो ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उनको भी पैसे नहीं मिलेंगे। इशू विद करंट फार्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Current formula for distribution of revenue is seen as one that penalize states that perform better on social indicators. केरला गवर्नमेंट कहती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एज़ पर आर्टिकल 293 और ये इन्फ्रिंज हो रहा है, नीड हमें फ़ंड की ज़रूरत है फॉर मोर वेलफेयर स्कीम्स एंड डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ये केरला गवर्नमेंट के साथ, और सेंटर जो है वो पार्शियलिटी कर रही है। सो ये चीज़ें इनके हित में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट केस आता है जहाँ पे क्या बोला जाता है, केरला चैलेंज करता है डिसीजन इन सुप्रीम कोर्ट, बट कोर्ट ने अभी इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दी है। द मैटर वाज रेफर टू द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठा दी गई है जो कि एनालाइज करेंगे लीगल वैलिडिटी ऑफ सेंटर एक्शन इज स्टिल बीइंग एजुकेटेड, इसको अभी भी चेक करना है। It is now up to the highest court to determine how strict the center should be on borrowing the limit and giving consent to hold states to their fiscal obligation without violating the federal norms. Okay, so that's all about these 3 articles. So thank you everyone, have a nice day. If you like the video, do like and share. Thank you everyone.